गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने किया था प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट मेथड, जिसमें कि वी वर यूजिंग द फिजिकल मेथड्स ऑफ सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। नाउ वी हैव टू डिस्कस द सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट मेथड। अब ये जो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट मेथड है, इसमें वी विल बी यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं हम उसको यूज़ करेंगे। दैट इज़ वाई द सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ये बायोलॉजिकल मेथड भी है क्योंकि हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। तो जो हमारा सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट मेथड है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो जो पहला इसमें स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एरेशन टैंक। ठीक है। अभी एरेशन टैंक का मीनिंग होता है कि जिसमें जो भी हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट है, प्राइमरी एफ्लुएंट मतलब कि प्राइमरी फिल्ट्रेशन करने के बाद जो भी हमारा वेस्ट वाटर है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एफ्लुएंट। हम उसको एक टैंक में भेजते हैं विच इज़ कॉल्ड एरेशन टैंक। एरेशन वर्ड का मतलब होता है सप्लाई ऑफ एयर। तो इस टैंक में हम रिच एयर सप्लाई कर रहे हैं, रिच क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाई कर रहे हैं। एंड बिकॉज इसमें एयर सप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे वो बायो रिएक्टर वाला नहीं, हमने डायग्राम देखा था बायो रिएक्टर का, वैसे लार्ज बड़े बड़े फैंस या प्रोपेलर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से मूव करेंगे और जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अंदर ट्रैप कर लेते हैं। तो इस टैंक में वी आर सप्लाइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर, दैट इज़ वाई दिस टैंक इज कॉल्ड एरेशन टैंक। और इस टैंक में हमने कुछ गुड मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई ऐड किए। तो जो हमारे फंजाई हैं, वी नो उनके ऐसे बड़े बड़े फिलामेंट्स होते हैं और उसके अंदर जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो ऐसे ट्रैप्ड हैं। तो ये जो मिक्सचर बनता है बैक्टीरिया और फंजाई का, दिस इज़ कॉल्ड फ्लॉक्स। ये आपका जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ दी फंगी, और ये आपकी बैक्टीरियल सेल्स है। तो हमने कुछ ऐसे बैक्टीरिया फंजाई का मिक्सचर ऐड किया है जो कि उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है, ह्यूमन वेस्ट है या ड्राई लीव्स हैं या कोई भी उस टाइप का ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है, उस सबको वो अच्छे से डीकम्पोज कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया फंजाई, जो कि ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर बैक्टीरिया ट्रैप हो गए, दिस इज कॉल्ड फ्लॉक्स। तो हम थोड़ा सा फ्लॉक्स का इनोक्यूलम ऐड कर देते हैं। जैसे कल हमने वो डिस्कस किया था कि कर्ड हम कैसे सेट करते हैं, कि मिल्क हमने लिया और उसमें हम 1 स्पून ऑफ कर्ड ऐड कर देते हैं। तो ये जो हमारा टैंक है एरेशन टैंक, इसमें भी हम थोड़ा सा फ्लॉक्स का मिक्सचर पहले से जो हमारे पास होता है वो हम इसको ऐड ऑन कर देंगे। तो जैसे हमने इसमें फ्लॉक्स ऐड ऑन किया तो ये फ्लॉक्स क्या करेगा, जो भी वेस्ट के अंदर प्राइमरी एफ्लुएंट वाले वाटर के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है उस सबको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा, उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देगा। एंड वी नो कि फ्लॉक्स के अंदर जो भी हमने फंगी और बैक्टीरिया लिए हैं, दे आर हाईली एरोबिक। एरोबिक मीन्स दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई फॉर देयर वर्किंग। तो ये जो भी बैक्टीरिया फंजाई हैं, ये जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, ये उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम वाटर के अंदर कितना पोल्यूशन है उसकी वैल्यू को जज करने के लिए एक पैरामीटर यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड BOD। सो BOD स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है इन फ्लॉक्स को टू डिग्रेड द वेस्ट और टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है उसको डिग्रेड करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ये जो बैक्टीरिया या फंगी फ्लॉक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास 2 वाटर सैंपल हैं, तो ये जो BOD वैल्यू होती है इससे हमें आइडिया लग जाता है कि वाटर सैंपल कितना पोल्यूटेड है। तो लेट्स से कि हमारे पास कोई एक वाटर सैंपल है A और दूसरा है B। तो जो हमारा A वाला वाटर सैंपल है उसमें लेट्स से कि हमारा जो BOD की वैल्यू है वो हमारी वैल्यू लेट्स से कि 50 मोल्स है। ओके, या कोई भी यूनिट आप ले सकते हो। और जो हमारा सेकंड सैंपल है उसकी 500 है। तो ऑब्वियसली जिस सैंपल में, क्योंकि BOD हम हमेशा 1 लीटर के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो जिस भी सैंपल का ऑक्सीजन BOD लेवल हाई होगा, यानी उस वाटर में ज़्यादा पोल्यूशन या ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है, तभी उसको डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो जितना ज़्यादा BOD वैल्यू हाई होगा यानी वो वाटर उतना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। तो अगर हम A और B को कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली B सैंपल वाटर इज़ मोर पोल्यूटेड देन A, बिकॉज वो जितना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा उतना ज़्यादा BOD वैल्यू जो है वो हाई होगा। तो जो हमारा सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में हम जो हमारा गुड मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया फंगी है उसको फ्लॉक्स के फॉर्म में ग्रो कर रहे हैं। वो सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डिग्रेड कर देगा
और जब वो ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जिसके लिए फिर हमारा जो बीओडी का कंसेप्ट है दैट कम्स इनटू द पिक्चर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड सेटलिंग टैंक। ठीक है, अब देखो जब हमने एरेशन टैंक में फ्लॉक्स बैक्टीरिया को ऐड किया, हमें पता है कि जो भी बैक्टीरिया है, फंगी है, उनका रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। एरेशन टैंक में जितना भी वेस्ट प्रेजेंट है उसको डिग्रेड करने के लिए कम से कम 2 या 3 दिन लग जाते हैं। सो दैट इज़ वाई उस 2 या 3 दिन की ड्यूरेशन में तो जो हमारा फ्लॉक्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम ये पानी तो हमारा क्लीन हो चुका है, लेकिन ये जो भी हमारे फ्लॉक्स थे हम इनको डायरेक्टली वाटर के साथ, मतलब जो हमारा एरेशन टैंक का पानी है जिसमें इतना सारा फ्लॉक्स है, उसको डायरेक्टली हम रिवर में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरेशन टैंक का जितना भी वाटर और फ्लॉक्स था उसको एक दूसरे टैंक में सेट कर देते हैं। एरेशन टैंक एक पाइप के थ्रू दूसरे टैंक से कनेक्टेड होता है, तो मोटर अपने आप जब ऑन हम करेंगे तो इसका जितना भी पानी और फ्लॉक्स है वो ऑटोमेटिकली सेटलिंग टैंक में इट विल बी मूविंग। और सेटलिंग टैंक का मतलब ये होता है कि बस अब हम इस पानी को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे। वी विल नॉट बी मूविंग और स्टेरिंग द वाटर। तो वाटर हमने अनडिस्टर्ब छोड़ा है। तो जितने भी फ्लॉक्स इस पानी के अंदर होते हैं, टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि फ्लॉक्स का साइज़ छोटा है, लेकिन अगर आप वाटर को अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो जो भी फ्लॉक्स हैं वो धीरे धीरे नीचे सेटल आउट हो जाएंगे। तो जितने भी फ्लॉक्स उस पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही हम सेटलिंग टैंक को अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे, वो सारा फ्लॉक्स का जो मिक्सचर है वो नीचे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेटलिंग टैंक में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो भी फ्लॉक्स था हम उसको सबको वी आर मेकिंग श्योर दैट इट सेटल्स एट द बॉटम। और इस फ्लॉक्स में से थोड़ा सा मिक्सचर हम निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सारा नहीं चाहिए। हमें जब नेक्स्ट टाइम साइकिल रन करनी होगी तो फिर से हमें एरेशन टैंक में फ्लॉक्स डालना है, तो हमें थोड़ा फ्लॉक्स बचा के रखना होगा, बिकॉज वी हैव टू यूज़ इट एज इनोक्यूलम। जैसे कर्ड जमाने के लिए थोड़ी सी दही होनी चाहिए ना, वैसे आपको अगर दोबारा एरेशन टैंक में काम करना है तो आपको फ्लॉक्स का मिक्सचर चाहिए, आप सारा तो डैमेज कर नहीं सकते। तो थोड़ा सा फ्लॉक्स का जो पार्ट है वो हम वापस जो हमारा एरेशन टैंक में सेकेंड टाइम साइकिल चलेगी उसमें हम ऐड ऑन कर देंगे। और बाकी का जो हमारा 90% फ्लॉक्स बच गया है इसको अब हमें डिग्रेड करना है। वी डू नॉट वांट दिस फंगी एंड बैक्टीरिया टू एंटर इनसाइड द रिवर, क्योंकि पानी अल्टीमेटली जब क्लीन हो जाएगा सारा तो हम रिवर में ही डिस्चार्ज करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि जो एक्स्ट्रा फ्लॉक्स है वो पानी में एंटर हो। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि फ्लॉक्स में जो हम फंगी स्पीशी यूज़ करते हैं या स्पेशली जो फंगल हम स्पीशी यूज़ कर रहे हैं वो कई बार जो फिशेस वगैरह होती हैं पानी की, उनके ऊपर भी उनको अटैक करके उनमें बहुत सारा बॉडी में हेल्थ इश्यूज या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये फ्लॉक्स ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत अच्छे से डिग्रेड करते हैं, बट ये एक्वाटिक लाइफ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। सो दैट इज़ वाई वी डू नॉट वांट टू रिलीज दिस फ्लॉक इनटू द रिवर। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा फ्लॉक हमारा बच गया था सेटलिंग टैंक से उसको अब हम एक थर्ड टैंक के अंदर सेंड करते हैं। एंड दिस थर्ड टैंक इज कॉल्ड एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अच्छा, एक टर्म हमारी रह गई है, स्लज। स्लज का मतलब होता है कि जो हमारा सेटलिंग टैंक था उसमें नीचे जितना भी फ्लॉक्स इकट्ठा हो जाता है, जैसे लेट्स से कि हमारा सेटलिंग टैंक था, इसमें जितना भी फ्लॉक्स नीचे कलेक्ट हो जाता है इस सारे फ्लॉक्स को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। स्लज का मतलब वो आपको पता है ना, जैसे बाइक्स वगैरह में भी होता है जो आपका स्टिकी या वेस्ट चीज़ें होती हैं, तो ये एक टाइप का हमारा स्लज ही है, लेकिन इसमें से हमारा जितना रिक्वायर्ड है 10% वो हम रख लेंगे। बाकी का जो 90% एक्स्ट्रा फ्लॉक्स हमारा बच गया है वी विल बी सेंडिंग दिस इनटू एन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब इस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम कुछ ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह ऐड कर रहे हैं कि जो इस फ्लॉक्स के अंदर जितने भी फंगी थे और बैक्टीरियल स्पीशीज़ थे उनको डिग्रेड कर देंगे। एक्चुअली फंगी स्पीशीज़ वैसे तो बहुत अच्छे हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, बट दे कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वाटर एंड aquatic लाइफ। तो हम कुछ ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया का मिक्सचर डालते हैं कि वो इस फंगी स्पीशी को पूरा डिग्रेड कर देंगे और फ्लॉक्स के अंदर ये जो एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसको भी डिग्रेड कर देंगे। और उसके बाद हम इस पूरे मिक्सचर को थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं ताकि एनारोबिक बैक्टीरिया भी किल हो जाए। मतलब इन द एंड वी वांट टू मेक श्योर कि हमारा रिवर में जो वाटर है वो एकदम क्लीन जाना चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा फंगी बैक्टीरिया वी शुड नॉट डिस्चार्ज इनटू द रिवर, बिकॉज वी नो इन सब चीज़ों का रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट है। सो वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द
बैलेंस ऑफ नेचर इन द वाटर बॉडीज। हम वाटर बॉडी में जो भी लिविंग सिस्टम्स हैं उनका बैलेंस या उनका जो भी हेल्थ है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो 3 स्टेप्स हम इसमें फॉलो करते हैं। पहला होता है हमारा एरेशन टैंक, सेकंड है हमारा सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में जितना भी एक्स्ट्रा स्लज हमारा निकलता है या फ्लॉक्स रह जाते हैं उसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक के थ्रू पूरा डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जब भी हम ये पूरा प्रोसीजर करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, स्पेशली जब ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होता है तो बहुत सारी गैसेस भी बनती हैं, जैसे मीथेन इसमें प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो मीथेन गैस है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, कि मतलब वो जल्दी कैच फायर करती है। तो मीथेन वगैरह गैसेस को हम एज अ कुकिंग गैस भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बड़े बड़े उनके सिलेंडर्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे ये जो मिक्सचर ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि आपका एक टाइप का बायोगैस ही होता है, उसको वो पूरा ट्रैप करते हैं एंड दैट कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो वाटर को बॉयल करके, या फिर आप इस मिक्सचर ऑफ गैसेस को डायरेक्ट कुकिंग ऑफ फूड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो जब भी सीवेज ट्रीटमेंट होगा तो बायोगैस जो है इट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड वी कैन यूटिलाइज इट इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद इसमें दे हैव टॉक्ड अबाउट बायोगैस प्लांट। ठीक है, अब ये बायोगैस प्लांट क्या होता है? ये आपको पता ही है, आपने 9th 10th में पढ़ा भी था कि जो भी काउ डंग है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो हमारा एनिमल वेस्ट है, काउ डंग है या कोई भी बफेलो डंग है, जो भी एनिमल वेस्ट होता है उसमें एक एन एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड मिथैनोकोकस, या मिथैनोजेंस भी हम कह सकते हैं। मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया बहुत सारे हमारे होते हैं। तो जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के डंग में एक एनएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट। एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, हमें पता है ग्रास के अंदर सेल्यूलोज है, दे आर ईटिंग सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना ईजी नहीं होता, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जितने भी डिफरेंट टाइप के एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, ये ऐसे ग्रास ईटिंग एनिमल्स के स्टमक वगैरह में प्रेजेंट होते हैं एंड दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में बहुत हार्ड है। तो वो 70% तक सेल्यूलोज तो डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे सेल्यूलोज का जो परसेंटेज है वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में डंग में प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, जिसको हम जनरल में मीथानोजेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मीथेन जनरेटिंग भी होते हैं। देखो, जेन वर्ड का मतलब होता है जनरेटिंग, मिथानो वर्ड रेफरिंग टू मीथेन। सो ये जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया हैं दे कैन ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। तो ये मिथानोजेंस एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें हमारा एक एग्जाम्पल होता है विच इज़ कॉल्ड मिथानो बैक्टीरियम। ठीक है, अब ये जो मिथानोजेंस हैं ये मीथेन जनरेटिंग है, तो हम इनकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस। जैसे ही बायोगैस प्लांट का डायग्राम है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है। सो मार्क दिस डायग्राम इंपॉर्टेंट, इसको एक बार आपने प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है। ये सब्जेक्टिव अगर पेपर होता है तो ड्रॉ करने को भी आता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। सो इसमें व्हाट वी हैव टू सी कि यहाँ पे आप अपनी डायग्राम में मेंशन कर देना इनलेट पाइप। जो भी हमारा काउ डंग है या एनिमल वेस्ट है उसको हम वाटर के साथ मिक्स करके पहले एक स्लरी बनाते हैं। स्लरी मतलब लिक्विड मिक्सचर बनाते हैं। वी आर मिक्सिंग द काउ डंग विद द वाटर टू मेक स्लरी, और वो यहाँ से मिक्सचर जो है वो इस प्लांट के अंदर एंटर होता है। आपको पता है कि जो बायोगैस प्लांट है वो हम सॉइल डिगअप करके, मिट्टी खोद के सॉइल के नीचे बनाते हैं, बिल्कुल चारों तरफ उसको ब्रिक्स वगैरह से कवर करके एक एयर टाइट एनारोबिक चेम्बर बनाते हैं। क्योंकि जो मिथानोजेंस हैं, जो कि मीथेन जनरेटिंग होते हैं बैक्टीरिया, जो कि काउ डंग में प्रेजेंट हैं, वो एनएरोबिक कंडीशंस में ही काम करते हैं। तो ये जो गांव वगैरह में विलेज पंचायत वगैरह होती हैं, ये बायोगैस प्लांट बनवा सकती हैं। आई थिंक 30,000 तक में बन जाता है। मतलब वो डिपेंड करता है कितना गहरा उनको गड्ढा बनाना है, उतना वो उसको बना के पूरा ब्रिक्स वगैरह से, सीमेंट वगैरह से करके ऊपर एकदम एयर टाइट उसमें जो लिड है वो लगा देते हैं, ताकि एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट हो जाएं। और जब ये काउ डंग और वाटर का मिक्सचर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जो मिथानोजेंस बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज उनको एनारोबिक कंडीशंस मिल जाएगी। और जो भी रिमेनिंग सेल्यूलोज बच गया है 20 से 30%,
काउ डंग के अंदर अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है वो उसका फर्मेंटेशन या डाइजेशन जो है स्टार्ट कर देंगे, एंड वंस दे स्टार्ट डूइंग दैट तो फिर से वो मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होगा कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमारी किसी काम की नहीं होती, बट वी नो मीथेन इज़ अ हाईली इनफ्लेमेबल गैस जिसको कि हम एज अ बायोगैस यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में जो बायोगैस प्लांट का एग्जाम्पल दिया है उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि ये बायोगैस प्लांट है, इसकी फ्लोटिंग लिड होती है। फ्लोटिंग लिड का मतलब है कि ये जो लिड होगी ये अभी सबसे नीचे वाले लेवल पर है, और जैसे जैसे गैस अंदर प्रोडक्शन होती जाएगा तो गैस का जो प्रेशर है उससे ये लिफ्ट जो लिड है वो ऊपर की तरफ मूव करता जाता है। तो जब ये अपनी मैक्सिमम मार्किंग पर आ गया कि मतलब अब पूरा टैंक जो है वो गैस से पूरा फुल हो गया है, सैचुरेट हो गया है, तो फिर यहाँ पे एक नोजल जैसा होता है, आप उसको ओपन करोगे तो जो भी गैस इस टैंक के अंदर प्रोड्यूस हुई है वो सारी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम उसको सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं, या तो उसको आप डायरेक्टली कुकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या जो विलेजर्स हैं उससे पानी बॉईल करके अगर उनके पास कोई छोटा बहुत ऐसा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्लांट है तो इलेक्ट्रिसिटी में जनरेशन में भी उस गैस को यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज वी नो मीथेन जब भी बर्न होगा वो एनर्जी रिलीज करेगा, इट्स अ हाईली इट हैज़ लॉट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो जब मीथेन बर्न होगा तो हम उसको या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर डायरेक्ट कुकिंग पर्पसेस। तो विलेजर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि देखो विलेज एरिया से क्या होंगे, क्लीन होंगे। जो भी काउ डंग था आपने उसको बायोगैस बनाने के लिए यूज़ कर लिया तो कोई भी फीकल मैटर एनिमल का इधर उधर वेस्ट रेजिड्यू नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली जितने भी विलेज एरियाज हैं दे विल बी क्लीन, दे विल बी नीट, तो डिजीजेस स्प्रेड होने के चांसेस कम हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विलेजर्स को बेनिफिट भी है कि उनको कुकिंग गैस मिल रही है, या उसको वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे जो भी स्लज रह जाता है, स्लज हमने पीछे भी टर्म पढ़ी थी, मतलब कि जो हमारा वेस्ट रह गया है, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इस वाले इसमें, ये जो स्लज वाला टैंक मेंशन है। तो जब वो आप वैक्यूम का स्विच ऑन करोगे तो अंदर जितना भी स्लज इकट्ठा हुआ है वो सारा इस वाले टैंक में आ जाएगा। तो आप इसका ढक्कन खोल के, इसकी भी लिड अलग से होती है, ओपन करके जो भी रह गया है रेसिड्यू या स्लज रह गया है उसको निकाल सकते हो, एंड दिस स्लज कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। तो देखो विलेजर्स को डबल बेनिफिट हो रहा है कि एक तो उनको कुकिंग गैस भी मिल रही है और एक उनको फर्टिलाइज़र भी मिल रहा है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ अ बायोगैस प्लांट। देन वी हैव टू डिस्कस माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। देखो हमें पता है कि जब भी फार्मिंग की जाती है तो प्लांट्स के अंदर बहुत सारी डिजीजेस होने के चांसेस हैं। प्लांट्स को बहुत सारे पेस्ट या इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं। जो भी आप कभी फील्ड में जाओगे तो बहुत किसानों का नुकसान होता है, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं जो उनकी क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं। तो उन सब से अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, केमिकल वाले मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं। लाइक दे मे बी यूजिंग इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड आपको पता होना चाहिए, जो इंसेक्ट्स को किल करता है। साइड वर्ड का मतलब ही होता है किलिंग, तो जो इंसेक्ट को किल कर रहा है केमिकल, दैट विल बी कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। देन दे मे बी एडिंग पेस्टिसाइड जो कि पेस्ट वगैरह को किल कर रहा है। पेस्ट वगैरह में हमारे जो आते हैं वो थोड़े से लेट्स से कि माइस जो है वो आपका पेस्ट हो सकता है। तो ऐसे बड़े बड़े जो भी प्रॉब्लमेटिक हैं वो सारे पेस्ट में आ जाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो लार्ज इंसेक्ट्स होते हैं, एफिड्स वगैरह होते हैं, वो भी आपके पेस्ट में आते हैं। और एफिड्स स्पेशली एक इंसेक्ट होता है जो कि पेस्ट में आता है, बड़ा होता है, वी कैन सी इट विद आवर आईज ऑल्सो। तो ये जितने भी बड़े इंसेक्ट्स हैं हम उनको कई बार पेस्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं, तो वो भी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। तो उसको किल करने के लिए फार्मर्स कैन ऐड दिस पेस्टिसाइड ऑल्सो। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम इतना ज़्यादा केमिकल वाला पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड फार्मर्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इससे जो हमारी सॉइल है उसको भी डैमेज होगा, क्योंकि ये जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं या इंसेक्टिसाइड हैं ये मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, या अगर डिग्रेडेबल हैं भी तो इनको डिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ ईयर्स रिक्वायर्ड हैं। तो इससे पूरा सॉइल जो होगी वो पोल्यूट हो जाएगी। फिर आपको पता ही है कि जब भी रेनी सीजन होगा, जैसे फार्मर है उसने बहुत ज़्यादा अपनी सॉइल के ऊपर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड अगर स्प्रे किया है, तो जब बारिश का सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, हमें पता है बारिश का जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल्स के थ्रू फिल्टर होके नीचे सॉइल के नीचे जो वाटर टेबल है वहाँ तक जाएगा। तो क्योंकि पानी आपको पता ही है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है
कि वाटर इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, तो उसके अंदर ये सारी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डिज़ोल्व हो जाती हैं, और जब पानी सॉइल के थ्रू फिल्टर होके नीचे वाटर टेबल में जाएगा तो ये सारी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड भी वाटर टेबल तक पहुंच जाती हैं। यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, सॉइल के नीचे जो वाटर होता है जो हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, वो भी पूरा कंटामिनेट हो जाता है विद पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। एंड ऑब्वियसली जब हम इतना प्लांट्स के ऊपर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो ये हमारी हेल्थ को भी हार्म करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर ईटिंग दीज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सो वो भी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो अब एक नया कंसेप्ट आया है विच इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल वाला इंसेक्टिसाइड ऐड नहीं कर रहे, हम नेचुरल चीज़ें ऐड करते हैं फॉर किलिंग द इंसेक्ट। अब ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, क्योंकि देखो अगर आप केमिकल वाला मॉलिक्यूल डाल रहे हो, पेस्टिसाइड डाल रहे हो, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हो, वो तो सारे इंसेक्ट्स को या सारे पेस्ट को किल कर देता है। it will be killing the useful insects as well as the harmful insects, बट सारे इंसेक्ट्स हार्मफुल नहीं होते। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन जब हम केमिकल वाला पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं तो वो सारे इंसेक्ट्स को किल कर देता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऐसा नहीं कर रहे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बहुत सिलेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, so that we are able to kill only the harmful insects, we are not affecting the useful insect। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग विल बी कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से कराया था। वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी वीट राइस वगैरह होता है वो थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है, बट क्योंकि हमने उसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू प्रमोट दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इससे हमारी सॉइल भी हेल्दी होती है, हमारी ह्यूमंस की हेल्थ भी अच्छी होगी, और हमारा जो नेचर है उसका भी बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अब हम कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग द हार्मफुल इंसेक्ट। तो जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे हार्मफुल इंसेक्ट्स को किल करने के लिए या डैमेज करने के लिए, सो इसका मतलब वी आर यूजिंग इट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है कि हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग इट फॉर कंट्रोलिंग द हार्मफुल पेस्ट, तो वो हमारा बायो कंट्रोल एजेंट हो जाएगा। तो जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो हमारे सिलेबस में 5 बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं वो मैंशनड है। सो ये टेबल अगर आप अपनी कॉपी में बना लोगे तो आपका पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, अलग से कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहला जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो इन्होंने मेंशन किया, लेडी बर्ड। लेडी बर्ड आई होप सबने देखा होगा, रेड कलर का एक इंसेक्ट होता है जिसके ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, बड़ा क्यूट सा लगता है। तो ये जो लेडी बर्ड है ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हार्मफुल पेस्ट होते हैं, जैसे एफिड है, एफिड एक ऐसा पेस्ट है, मतलब थोड़ा बड़ा साइज का इंसेक्ट होता है जो कि क्रॉप्स की पूरी लीव्स और पूरा का पूरा प्लांट इट कैन ईट अवे। तो बहुत ज़्यादा फार्मर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है। जहाँ पे भी फार्मर्स क्रॉप्स उगाते हैं वहाँ पे अगर कई बार वाटर स्टैग्नेशन हो जाता है तो मस्कीटोज़ बहुत होते हैं, तो उससे फार्मर्स को भी डेंगू चिकनगुनिया ये सारी डिजीजेस विलेज एरिया में होने के चांसेस हैं। तो अगर फार्मर्स अपनी फील्ड में लेडी बर्ड कल्टीवेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप उनके केजेस वगैरह बना के उनको कल्टीवेट कर सकते हो और अपनी फील्ड में उसको रिलीज़ कर देंगे। तो जितने भी ये प्रॉब्लमेटिक इंसेक्ट्स हैं, मस्कीटो हैं, एफिड्स हैं, लेडी बर्ड विल ईट देम अवे। लेडी बर्ड उन सबको खा जाती है। तो ऑब्वियसली फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि उनको कोई पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करना पड़ रहा एफिड्स को किल करने के लिए, कोई डीडीटी स्प्रे नहीं करना पड़ रहा है फॉर किलिंग द मस्कीटो। जस्ट बाय यूजिंग द लेडी बर्ड दे कैन कंट्रोल दीज इंसेक्ट्स। उसके बाद इसमें आता है ड्रैगन फ्लाइज। ये भी आपने सबने देखा होगा, एक आपका इंसेक्ट है जो कि हेलीकॉप्टर के जैसे उसके विंग्स होते हैं, बिल्कुल हेलीकॉप्टर के जैसे उड़ता है, आपने देखा भी होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई। ये भी सेम है कि एफिड्स और मस्कीटो को किल करता है, तो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है। वी कैन यूज़ इट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। देन वी हैव थर्ड विच इज़ कॉल्ड बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये तो हम ऑलरेडी बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम जीन नहीं ज्वाइन कर रहे प्लांट में। वी कैन व्हाट वी कैन डू इज़ कि जैसे बड़ा सा कोई बायो रिएक्टर है हमारे पास,
उसमें हम ये जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया होता है इसको ग्रो करते हैं, एंड हम उसको हार्श कंडीशन में ग्रो करते हैं ताकि वो जो उसका बीटी टॉक्सिन है वो अपना बीटी टॉक्सिन बहुत ज़्यादा बनाए। फिर हम इस बीटी टॉक्सिन को आइसोलेट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और उसका पाउडर्ड फॉर्म हम लेते हैं और उसको सैशेज में डाल डाल के हम फार्मर्स को सप्लाई करते हैं। तो बीटी टॉक्सिन के सैशेज भी आते हैं मार्केट में। तो फार्मर्स क्या करेंगे, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन मेंशन है, जैसे सैशे के ऊपर मेंशन है कि डिजॉल्व दिस कंटेंट्स ऑफ द सैशे इन हाफ लीटर ऑफ वाटर। तो हाफ लीटर ऑफ वाटर में वो पूरा सैशे डिजॉल्व करेंगे बीटी टॉक्सिन का, और उसको अपने प्लांट्स के ऊपर, जो क्रॉप्स है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। मान लो आपने वीट लगाया हुआ है, आपका वीट बीटी वाला तो नहीं है, मतलब उसके अंदर बीटी जीन नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे बीटी टॉक्सिन वाला जो पाउडर है वो अपने वीट क्रॉप्स के ऊपर स्प्रिंकल कर दोगे, तो कोई भी इंसेक्ट अगर आपके वीट प्लांट के ऊपर अटैक करेगा, या फार्मर्स ने अगर राइस लगाया उसके ऊपर उन्होंने इसको स्प्रिंकल कर दिया, जैसे कोई इंसेक्ट वीट या राइस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, ऑटोमेटिकली वी नो कि वो टॉक्सिन क्या करेगा, उसके स्टमक में एंटर होके, उसके गट में एंटर होके, उसके गट में होल्स बना देगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो अलग से कोई भी हार्मफुल केमिकल वाला पेस्टिसाइड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बीटी टॉक्सिन का जो पाउडर है उसको पानी में डिज़ोल्व करके ही अगर हम स्प्रिंकल करेंगे, तो भी फार्मर्स अपने सारे जो भी हार्मफुल पेस्ट वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली सारे किल हो जाएंगे, एंड द क्रॉप्स विल रिमेन हेल्दी। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो मेंशन है वो है फंगस ट्राइकोडर्मा। ये हमने कल ही करा था, जो कि साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, जो कि हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट्स को देते हैं। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए, इसका एक बेनिफिट और भी है कि ये जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है ये प्लांट्स के अंदर बहुत सारे जो पेस्ट हैं या हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनको भी किल करता है। तो अब फार्मर्स इस फंगी ट्राइकोडर्मा को कैसे ग्रो करते हैं, एक्चुअली जो हमारा IARI पूसा है वो इसके भी सैशेज आते हैं मार्केट में। क्या करेंगे कि जैसे ड्राई कोई भी लीव्स वगैरह हैं उसके ऊपर ये फंगल का स्पोर्स का जो मिक्सचर होता है वो सैशे में डाल के फार्मर्स को देते हैं। तो वो बता देते हैं कि आपका अगर जो फील्ड है अगर वो इतनी बड़ी है तो आपको कितने इसके सैशेज डालने हैं। इसको आप मिट्टी में, सॉइल में मिक्स करके अपना छोड़ दो, तो धीरे धीरे सॉइल के अंदर ये जो फंगाई है ट्राइकोडर्मा, इसका नंबर बढ़ता जाएगा, और वो सॉइल के अंदर ही साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो रिलीज करता रहेगा। तो वो साइक्लोस्पोरिन ए कुछ प्लांट भी एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट है। सो व्हेन एनी इंसेक्ट विल ट्राई टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल और विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द प्लांट जिसके अंदर साइक्लोस्पोरिन ए है, तो ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई दिस फंगी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बाकी और कोई चीज़ किल नहीं करता। ये जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं ये मोस्टली जो एफिड्स वगैरह हैं या बाकी के जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं या वायरसेस हैं कुछ, जैसे मोज़ाइक वायरस एंड ऑल, उनको ये डैमेज करता है, उनको ये किल करता है। तो फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दे कैन ऐड दिस इनटू द सॉइल, सॉइल में धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। हर सीजन में प्लांट लगाने से पहले सैशेज अपनी सॉइल जितना उनका फील्ड है उसके अकॉर्डिंग वो मिक्स कर दें सॉइल में, एंड लीव इट। एंड सॉइल के अंदर फंगी ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे हार्मफुल जो इंसेक्ट्स हैं उनको किल कर देता है विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड साइक्लोस्पोरिन ए। देन वी हैव नेक्स्ट बायो कंट्रोल एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड बैक्यूलोवायरस और NPV। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, NCERT में गिवन है इसकी फुल फॉर्म, दैट इज़ न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। फुल फॉर्म इसकी लर्न करनी है। 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक्सपैंड NPV। एक्सपैंड NPV मतलब आप उसकी फुल फॉर्म लिखो, तो यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म। सो ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी आता है। अब ये वाला जो बैक्यूलोवायरस है ये भी बहुत स्पेसिफिक काम करता है कि जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं स्पेशली एफिड्स वगैरह उनको ये किल करता है। तो क्या करते हैं जो हमारे III पूसा वाले साइंटिस्ट हैं, बिकॉज वी नो कि हम वायरस तो क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो NPV वायरस के क्रिस्टल्स या वी कैन से उसका पाउडर्ड फॉर्म में सैशेज में आता है, और उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन होता है कि ये सैशे आपको कितने लीटर वाटर में डिजोल्व करना है। लेट्स से कि ये सैशे बड़ा है और इसको 1 लीटर वाटर में डिजोल्व करना है, तो आपने वायरस के जो क्रिस्टल्स हैं पानी के अंदर डिजोल्व किए, उसके बाद उसको अपने सारे क्रॉप्स के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, तो अब ये प्लांट्स के ऊपर वायरस जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ये प्लांट्स को डैमेज नहीं करता, ये ह्यूमंस को भी डैमेज नहीं करता, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं जिनको ये डैमेज करता है। जैसे ही वो प्लांट का छोटा सा लीफ का पार्ट या स्टेम का पार्ट कंज्यूम करेंगे जिसके ऊपर हमने NPV का जो क्रिस्टल्स हैं या NPV वायरस जो स्प्रिंकल किया है,
तो जैसे ही वो वायरस उन इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर जाएगा इट विल किल दोज इंसेक्ट्स। तो ये हमारी ह्यूमन हेल्थ को कोई हार्म नहीं करता, ये सॉइल को कोई हार्म नहीं करता, ये प्लांट्स को कोई हार्म नहीं करता, ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड हार्मफुल इंसेक्ट्स को किल करता है। तो हम इसका जो भी क्रिस्टल फॉर्म में पाउडर है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं और उससे ऑटोमेटिकली जितने भी हार्मफुल पेस्ट हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। देन वी हैव टू यूज़ कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ बायो फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि हम एज अ बायो फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग आर सॉइल फर्टाइल। तो एक एग्जांपल तो आप राइजोबियम का छोटी क्लासेस से पढ़ ही रहे हो कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसकी जो रूट नोड्यूल्स होती हैं, आप कोई भी घर के आसपास आपके कभी, अभी जैसे सीज़न भी है, मटर है, कोई भी दाल हो सकती है, चना है, कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट है, अगर छोटा सा प्लांट अप्रूट करके देखोगे तो उसकी जो रूट्स होती हैं उसके ऊपर ऐसे गोल गोल रूट नोड्यूल्स नज़र आते हैं। इन रूट नोड्यूल्स के अंदर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इट स्टेज इनसाइड द रूट एंड वी नो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, प्लांट्स उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो ये उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा या नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट कर देगा, या नाइट्राइट में NO2 नेगेटिव नाइट्राइट होता है, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन्स है, उसको किसी ऐसे नाइट्रोजन के फॉर्म में चेंज कर देता है जिसको प्लांट्स ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन में प्लांट कन्वर्ट कर देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन जब करेगा तो ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी इन्हांस हो जाएगी। फार्मर को कोई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जैसे यूरिया वगैरह होता है वो कुछ भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया ओनली सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो नेचुरली इन्हांस हो जाएगी। उसके बाद इसमें आता है एजोस्पाइरुलम एंड एजोटोबैक्टर। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में। देखो राइजोबियम की तो अपनी शॉर्टकमिंग है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है बस ये उनके रूट्स के साथ ही ग्रो करता है, लेकिन फार्मर्स तो बहुत सारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स भी लगाते हैं, जैसे कि वो वीट लगा रहे हैं, राइस लगा रहे हैं, मेज़ लगा रहे हैं। उन प्लांट की रूट्स के साथ तो राइजोबियम का फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है, उनकी रूट्स के अंदर वो ग्रो भी नहीं करेगा। तो वहाँ पे हम कौन सी नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं? उस केस में वी कैन यूज़ दीज टू बैक्टीरिया। इसके भी पूरे सैशेज आते हैं, ठीक है, मार्केट में एजोस्पाइरुलम के सैशेज आते हैं। सैशे के ऊपर पूरी इंस्ट्रक्शन होती है कि कितने लीटर पानी में डिज़ोल्व करना है, तो उसको वाटर में स्प्रिंकल करो और सॉइल के ऊपर आप ऐसे पूरा छिड़क दो, उसको स्प्रे कर दो। तो सॉइल के अंदर ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये सॉइल में ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो सेम चीज़ जो यहाँ पे हो रही थी कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट आयंस या नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो सॉइल आपकी नाइट्रोजन में रिच हो जाएगी। सो फार्मर नीड नॉट ऐड एनी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र लाइक यूरिया, लेकिन ये भी सैशे के फॉर्म में आता है, उसको पानी में मिक्स करके सॉइल के ऊपर स्प्रिंकल करना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है जैसे वीट है, राइस है, मेज़ है, उस केस में हम ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है इसको यूज़ कर सकते हैं एज आर बायो फर्टिलाइज़र। देन वी हैव माइकोराइजे। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा ही था। माइको वर्ड का मतलब होता है फंगी, राइजे वर्ड का मतलब होता है रूट्स। तो बहुत सारे हमारे जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स पता है ना, एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जो मोस्टली हिली एरियाज पे ग्रो करता है, जैसे हिमाचल प्रदेश है या आपका जम्मू कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट में असम अरुणाचल है, जहाँ पे बहुत हाई एल्टीट्यूड होता है, माउंटेन वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे जिम्नोस्पर्म ग्रो करते हैं। और जिम वहाँ पे माउंटेन एरिया में सॉइल बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, बहुत ज़्यादा आपकी गहरी सॉइल नहीं है और सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट भी कम है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो माइकोराइजे हैं ये हेल्प करते हैं सॉइल का, ये रूट्स के सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रूट्स का सरफेस एरिया इन्हांस कर देंगे सो दैट प्लांट कैन एब्जॉर्ब मोर फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। ये जो माइकोराइजे होते हैं ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी रिलीज करते हैं कि जो प्लांट की रूट्स के आसपास हार्मफुल पैथोजेंस हैं, हार्मफुल पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको भी पूरा किल करते हैं। ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं कि अगर सॉइल के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या ड्रॉट है कि मतलब बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई, तो भी ये वाटर को अपने अंदर, क्योंकि इनके फंगे के जो हाइफे होते हैं वो काफ़ी हद तक वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सो वो प्लांट को हेल्प करते हैं टू ओवरकम द ड्रॉट सिचुएशन। तो ये वाला जो माइकोराइजे है ये हेल्पफुल है
स्पेशली इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे, ये दो जिम्नोस्पर्म्स के उन्होंने एग्जाम्पल मेंशन किए हैं। ये हमारा प्लांट है और ये हमारा फंजाई वाला जीनस होता है ग्लोमस, जो कि पाइनस प्लांट की रूट्स के ऊपर ग्रो करता है। तो ये वाली एसोसिएशन हम वीट राइस में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोमस की जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के साथ होती है। तो जो हिली एरियाज़ में अगर किसी को जिम्नोस्पर्म ग्रो करना है, वहाँ पे ये एज अ बायो कंट्रोल एजेंट काम कर रहा है। आप इसको वीट राइस या पल्सेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हर ग्रुप का स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स के साथ ही यूसेज है। जैसे इसका लेग्यूमिनस प्लांट के साथ है, थर्ड वाले का जिम्नोस्पर्म के साथ है, ये आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। अब ये जो फोर्थ वाला आ रहा है, ये स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं राइस के लिए, साइनोबैक्टीरिया। जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे चावल उगाते हैं या राइस हम ग्रो करते हैं, वहाँ पे सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी रखा जाता है। पानी के अंदर ही हम चावल के जो प्लांट होता है उसको ग्रो करते हैं। तो जहाँ पे भी इतना वाटर स्टैग्नेशन होगा, वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया आपको पता है एक्वाटिक होता है। जैसे आपने नॉस्टॉक एनाबीना वगैरह पढ़ा है क्लास 11 में, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं। तो ऐसी कोई भी क्रॉप है जहाँ पे पानी हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम साइनोबैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो होता है, दिस वी आर यूजिंग विद रिस्पेक्ट टू राइस। जहाँ पे हम राइस ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे हम साइनोबैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं। तो हर चीज़ का स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, तो आपने उसी तरीके से ऐसे टैबुलर फॉर्म में इसको लर्न करना है। तो एक तो ये वाला टेबल जो बायो फर्टिलाइजर्स का है, ये आप अपनी नोटबुक में बना लो, और ये वाला टेबल भी आप अपनी नोटबुक में बना लो। आई विल बी सेंडिंग द पीपीटी टू यू। उसके बाद ये बैक एक्सरसाइज है। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, डायरेक्ट है, यू कैन डू दैम ऑन योर ओन। बस इसमें ये क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। मैंने आपको बता ही दिया था कि जितनी ज़्यादा बीओडी वैल्यू हाई होती है, वाटर उतना ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। तो इसमें 3 सैम्पल्स दिए हैं, ABC। तो आप देखते जाओ किसकी बीओडी वैल्यू कितनी है। जिसकी मिनिमम होगी वो लीस्ट पोल्यूटेड होगा, जिसकी बीओडी वैल्यू हाईएस्ट होगी वो हाईएस्ट लेवल ऑफ पोल्यूशन शो करेगा। So this was all about chapter 10. So do read the chapter, and whatever doubts you're having, you can ask them after the winter vacation.